Hello students, this is Suraj Sir, your guide, your co-host. Today we are going to learn about refraction of light at a plane surface. इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? ये आप 9th में रिलेट नहीं कर पाओगे बिकॉज ये 9th में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है? तो अगर 9th में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम 9th से थोड़ा देख के पढ़ते हैं। 9th में हमको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पता होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज पता होती है? जैसे कि पहली प्रॉपर्टी पता होती है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? दूसरा हमको पता होता है कि ये लाइट एक फेनोमेनन शो करती है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमको सबको पता होगा कि इसके जो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के पास तीन चीजें मेन होती हैं। एक होता है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीन चीजें आपकी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन भी एक सरफेस फेनोमेनन है। क्या है? लाइट का एक सरफेस फेनोमेनन है। चलिए देखते हैं आप रिफ्रैक्शन को, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये क्या है? इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये एक सरफेस फेनोमेनन है जो कि किसी भी दो बाउंड्री के बीच क्या होती है? काम में आती है। किसी भी दो बाउंड्री के बीच में काम में आएगी। दूसरा इसका क्या है? जब भी रिफ्रैक्शन होगा तब पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा। क्या होगा? व्हेनेवर refraction occurs, partial reflection also takes place. जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसके साथ साथ क्या होगा? पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है? तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, सपोज ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है? ऐसा कोई सरफेस है, अगर मैं मानता हूं रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अगर मैं मानता हूं रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, सपोज वो 100% है, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। वही प्रिंसिपल जिसने आपने सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, और सपोज 10% रिफ्लेक्ट कर रही है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड ये है आपका इंसिडेंट रे, और कुछ परसेंट जो है वो क्या होगी? वो इस तरफ पास कर जाएगी। ये जो पास करने वाली लाइट है, क्या ये सीधी पास करेगी? क्या ये टेढ़ी पास करेगी? क्या पास ही नहीं करेगी? उसको फेनोमेनन को हम पढ़ेंगे किसमें? रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक्चुअल डेफिनेशन अगर मैं रिफ्रैक्शन लिखूं, रिफ्रैक्शन is the bending of light. Refraction is the bending of light. Refraction का छोटा सा मतलब होता है bending of light, ठीक है? लाइट का बेंड होना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना। अगर इसका आप अच्छा डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो वो क्या होगा? डेफिनेशन इसका, द चेंज in the path of light, the change in the path of light when it passes from one transparent
medium to another transparent medium. One transparent medium to another transparent medium. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पास करती है कोई भी लाइट, तो उसका पाथ जो है वो चेंज होगा। और वो कैसे चेंज होगा, वो मतलब बेंड होना सुनिश्चित है, लेकिन किस हिसाब से बेंड होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी रिफ्रैक्शन है, आपका रिफ्रैक्शन अभी जो मैं दिखाया था, इस डेफिनेशन के बाद और एक पॉइंट है, इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक सरफेस फेनोमेनन, क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। अब हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। अब आपके डेफिनेशन के हिसाब से जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे कोई भी लाइट पास करेगी, तो वो क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब अपन रिफ्लेक्शन में क्या देख रहे थे, रिफ्लेक्शन में एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, उसमें लाइट पास नहीं हो रही थी, उसमें लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी टुवर्ड द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम। लेकिन यहाँ पे लाइट क्या होगी, पास होगी फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो आपको नेसेसरी कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन क्या होंगे, उस हिसाब से अगर मैं नेसेसरी कंडीशंस बताऊं रिफ्लेक्शन के लिए, नेसेसरी कंडीशंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के नेसेसरी कंडीशंस ये होते हैं, पहला आपका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी डेंसिटी डिफर करेगी, क्या करेगी, द ट्रांसपेरेंट मीडियम डिफर्स इन डेंसिटी। अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम आप ले रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या करनी चाहिए, डिफर करनी चाहिए। दूसरा, आपको रे ऑफ लाइट चाहिए, एक रे ऑफ लाइट चाहिए, और ये रे ऑफ लाइट कैसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, आप बोल सकते हैं मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट होनी चाहिए। क्लियर है, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आपको अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो दिखाऊंगा। तो हमने अभी रिफ्लेक्शन के बारे में नेसेसरी कंडीशंस देखे, चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अगर मेरा बाउंड्री है जिसको मैं ए डैश नाम दे रहा हूं, ये मेरा बाउंड्री है जिसको मैं ए डैश नाम दे रहा हूं, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो ये उसी एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। बताया था कि रिफ्लेक्शन में हमेशा क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो देखिए ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वाला ऊपर वाला सरफेस को मैं मान लेता हूं मीडियम 1 और नीचे वाले को मान लेता हूं मैं मीडियम 2, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जब लाइट आएगी तो ये यहाँ पे बेंड करेगी, कैसे बेंड करेगी, सपोज ऐसा इसको ट्रेवल करना चाहिए इनिशियली, लेकिन शायद इस तरफ बेंड कर सकती है या इस तरफ भी बेंड कर सकती है, दो केसेस अराइज हो रहे हैं, ठीक है। ये है आपका केस 1 और ये है आपका केस 2, ये दो केसेस अराइज हो रहे हैं, किस तरफ बेंड करनी चाहिए। तो ये जो दो केसेस अराइज हो रहे हैं, आप इस पे भी पूरे परफेक्ट हो सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक इधर केस 2 की तरफ मूव करेगी और लाइट कब केस 1 की तरफ मूव करेगी। तो ये जो केस 1 और केस 2 का जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। तो अगर हम डेंसिटी देख लेते हैं पहले कि डेंसिटी के टर्म में ये केस 1 और केस 2 कैसे डिफर करता है। तो यहां पे मैं जो लिखा हूं मीडियम 1 और मीडियम 2 लिख दिया हूं, मीडियम 1 और मीडियम 2, ये एक्चुअली होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। बाकी ये लोग क्या करते हैं, अपनी डेंसिटी में डिफर करते हैं, ठीक है। दैट मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड
medium 2 are two transparent medium whose density are not same. उनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम अगर इनकी डेंसिटी सेम नहीं है तो क्या है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो डेंसिटी अगर डिफरेंट होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी देयर आर टू टाइप ऑफ medium. On the basis of density, there are two type of medium. First, if density is low, अगर किसी भी मीडियम का डेंसिटी लो है तो उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेयरर मीडियम आपका हो गया एयर। ठीक है, एयर और मीडियम हो जाएंगे इसके। आपका एयर सबसे ज्यादा रेयर मीडियम, क्योंकि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी रिफ्लेक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट तो एक एयर से पास करेगी, फिर आपका दूसरा मीडियम होगा, फिर आपका दूसरा मीडियम होगा। तो रेयर मीडियम के लिए आप एयर कंसीडर कर लीजिए। और इफ डेंसिटी इज हाई, अगर डेंसिटी हाई है तो उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। अगर डेंसिटी हाई है तो उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम अगर मैं एयर के कंपैरिजन में लिखूं तो इसके एग्जांपल होंगे एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, एयर के कंपैरिजन में तो इसके एग्जांपल होंगे आपके वाटर, ग्लास। ये जो अपने डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। डे टू डे लाइफ में जो दिखते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अपने को मिल गया डेंसर से रेयर मीडियम। ठीक है, अब अपना दो केस अराइज हो रहे थे, दो केस। वो केस क्या था, केस 1 केस 2। किस केस में, सॉरी, किस कंडीशन में केस 1 अराइज होगा, किस कंडीशन में केस 2 अराइज होगा, हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, सपोज ऐसे ये मैं तीन ब्लॉक बना दिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पहले एक केस 1 दिखाऊंगा। ठीक है, केस 1, यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे केस 3। ठीक है, 3 केसेस हैं जहां पे आपके रिफ्रैक्शन होंगे ही होंगे। 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे रिफ्रैक्शन होंगे होंगे। तो आप पहला एग्जांपल देखिए। ठीक है, ये मेरा बाउंड्री हो गया, ये मेरा बाउंड्री हो गया। यहाँ पे मैं मीडियम 1 ले रहा हूँ, इसको मीडियम 1, और इस मीडियम 1 को मैं ले रहा हूँ एयर। ये मेरा मीडियम क्या है, एयर। और ये आपका मीडियम 2 है नीचे, और इसको मैं ले रहा हूँ ग्लास। क्या ले रहा हूँ, ग्लास। तो अभी मैंने बताया था जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर की तरह काम करेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर की तरह काम करेगी। तो एयर आपका किस बेसिस पे काम करेगा, एयर आपका रेयरर के हिसाब से काम करेगा और ग्लास आपका डेंसर के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो अगर इस केस में कोई लाइट ऐसे आती है, ये लाइट आई आपकी, ये रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएगी। आधा तो रिफ्लेक्ट बैक करती है, हमको तो पता ही है। ठीक है, आधा तो रिफ्लेक्ट बैक करती है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो 90%, ये तो 10% रिफ्लेक्ट कर रही है 100 में से, जो 90% है वो बेंड होगी, और वो किस तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ये एन डैश है। ठीक है, ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो रेयरर से जब आप डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रहे होंगे, रेयरर से जब आप डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रहे होंगे, तब आपका जो लाइट है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। किसकी तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये इनिशियली बिना बेंड किए अगर पास होता तो कैसे पास होता, इस तरह से पास होता। ठीक है, लेकिन अब ये बेंड किसकी तरफ कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। तो ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, पूरा बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं वो लिखवा दूं, जैसे कि जब भी
आप रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, जब भी आप रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, बेंड होगा लाइट। क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा लाइट। क्लियर है? जब भी आप रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तो टुवर्ड नॉर्मल होगा बेंडिंग ऑफ लाइट। अब सेकंड केस में देखते हैं, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे अपन, मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो ये मैं अपना बना लिया ये, और मैं इसको ले लेता हूँ मीडियम 1 और ये है मेरा मीडियम 2। मेरा मीडियम 2 अब है एयर, मेरा मीडियम 2 एयर है और मीडियम 1 ग्लास है। ठीक है, मीडियम 1 क्या है, ग्लास है। तो मेरा ग्लास जो है वो अब डेंसर की तरह काम कर रहा होगा, इस मीडियम की तरह डेंसर, और मेरा एयर जो है रेयरर मीडियम की तरफ काम कर रहा होगा। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी वो तो पार्शियली रिफ्लेक्ट बैक करेगी ही करेगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और ये मेरा नॉर्मल है एन डैश, ये वो 10% अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तो 90% बेंड होगा। तो इस केस में क्या होता है, जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। क्या करती है, डेंसर से अगर कोई रेयरर की तरफ मूव करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। तो उसको आप ड्रैग बोल सकते हैं, इससे पहले वाले केस को आप आरडीटीएन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आरडीटीएन, और इसको ड्रैग DRAM। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको ऐसे बेंड होना चाहिए बिना मतलब रिफ्रैक्शन के, ये पास ऐसे करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर बेंड हो तो इस तरह से ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, ये तो दो केस हो गया। अब इस दो केस में अपन ने देख लिया कि अगर कोई एंगल से लाइट आती है, सब थोड़े क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं स्टूडेंट्स, तो हाँ सर सही है, ठीक है। अब किसी के मन में ये सवाल खटक रहा होगा कि ये तो एक एंगल से, अगर लाइट सीधी आई तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, सबके मन में यही सवाल पूछता है। तो अगर मैं बोलता हूं केस 3 में अगर लाइट परपेंडिकुलर आती है, क्या आती है, परपेंडिकुलर, इस केस में जो एंगल आई है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एंगल आई किसके बराबर, अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो इट विल पास अनडेविएटेड। वो कैसे पास कर जाएगा, अनडेविएटेड। व्हेन, आपको यहाँ पे कंडीशन याद रखना पड़ेगा, व्हेन एंगल आई इज 90 डिग्री, नो रिफ्रैक्शन ऑकर्स, नो रिफ्रैक्शन ऑकर्स, द रे ऑफ लाइट passes, the ray of light passes undeviated, the ray of light passes अनडेविएटेड। ये आपका 3 कंडीशन था, तीनों का तीनों मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है, ये 3 तो अपन ने देख लिया, ये रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है। देखो, रिफ्रैक्शन होने का कारण ये है, मिटा देते हैं इसको, cause of refraction, तो एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा कहानी सुनेंगे, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। सपोज मान लिया जाए मैं दौड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, पूरा फुल स्पीड में दौड़े जा रहा हूं, और मैं जो स्पीड है अटेन कर लिया सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अटेन कर लिया। अब मैं उतने स्पीड में दौड़े जा रहा हूं और मेरे सामने सडन भेड़ बकरियां शीप आ गई तुरंत, तो क्या होगा, मैं रुक तो सकता नहीं, उतना स्पीड अटेन कर लिया हूं, अगर रुक जाऊंगा तो गिरूंगा, पड़ूंगा, हाथ पैर टूटेंगे। तो शीप तो ऐसे पूरा चिपक के नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा, उन स्पेस से भागने की कोशिश करूंगा, उन स्पेस से भागने की कोशिश करूंगा। जब मैं उन स्पेस से भागने की कोशिश करूंगा तब मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरा स्पीड डिक्रीज हो रहा है और मैं उस स्पेस से भागने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं अपना जो इनिशियल डायरेक्शन था उससे
बेंड कर करके भागने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो जो बेंडिंग है वही बेंडिंग है रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। कैसे होता है अपन पूरा अच्छे से शेयर कर लेंगे। देखो एयर है और यहां वाटर है, ठीक है, एयर है और यहां वाटर है। हमको पता है, नहीं पता है तो जान लो, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, और वाटर का जो स्पीड होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर स्पीड ऑफ द लाइट कितनी है? तो देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट जो आ रही थी वो कितने पे आ रही थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती हुई आ रही थी। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये मैं नॉर्मल नाम दे देता हूं NI'। तो अब देखो 3 से जब वो वाटर पे ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 2.25 है इसमें, तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने के कारण वो क्या करेगा, एयर से वाटर की तरफ, ये R है ये D है, तो RDTN टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगा, इसकी तरफ बेंड करके ऐसा जाएगा, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण से हमारा जो है बेंडिंग होता है, ठीक है, क्योंकि एयर में वो 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चल रहा है और वाटर में वो चलता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसी कारण से रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आया, क्लियर है? अब अगर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, ये था। अपन ने 9th में जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, उसी हिसाब से अब हम इसके भी क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉज कुछ इस तरह है, जैसे पहला था वो तो पहला सेम ही रहेगा। फर्स्ट क्या है, बस चेंज हो जाएगा एक टर्म, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, the incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence lies in same plane. The incident ray, the refracted ray, normal at the point of incidence lies in same plane. पहला रूल रिफ्लेक्शन के साथ पूरा सेम है, बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरा रूल जो है, इसका सेकेंड लॉ जो है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ आपको अगर डिफाइन करना है स्नेल्स लॉ को, तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ साइन, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. It is the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for refraction is constant for a given pair of media, for a given pair of media at
इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया मतलब जो दो मीडियम है, मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया होता है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। एंड आपको इसको याद रखना है, द कांस्टेंट जो द कांस्टेंट is termed as mu। ठीक है, उसको म्यू के नाम से भी जाना जाता है और उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जो मैं इसको लिखा, ये जो रेशियो वाले को लिखा, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, ये होगा आपका साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। यहां पे ऐसे 1:2 लिखा होता है। ठीक है, ये 1:2 क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, 1:2 क्या है, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफर करेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। तो ये है आपका क्या, स्नेल्स लॉ। इसको 1:2 लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं n1 इसको n1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में। अब नेक्स्ट, अब जो है इसका जो कांस्टेंट टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका साइन है म्यू। और अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना चाहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to the first medium। हमेशा refractive index is defined as it is defined as आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, it is defined as the sign of the angle of incidence with respect to the second medium। ठीक है, it is defined as the sign of the angle of incidence, sign of the angle of incidence with respect to second medium, sign of the angle of incidence in first medium with respect to first medium with respect to sign of the angle of refraction, sign of the angle of refraction in second medium। ये आपके बुक में कुछ उल्टा सा किया है, मैंने उसको सीधा करके लिख दिया। अगर आपको बोला है, ऐसा बोला है म्यू 1:2, ये बोला है, ऐसा अगर बोला है तो आपका जो साइन आई होगा, साइन आई वो फर्स्ट मीडियम में होगा और आपका साइन आर वो सेकेंड मीडियम में होगा। साइन आर कहां पे होगा, सेकेंड मीडियम में होगा। तो अगर आपको ऐसा ना देके एयर और वाटर दिया है तो, या एयर और ग्लास दिया है तो, तब भी अगर आपको ऐसा दिया है म्यू एयर ग्लास, ठीक है, तो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहला वाला है वहीं पे होगा आपका साइन आई ऑफ एयर बाय साइन
आर ऑफ ग्लास, साइन आर ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो इसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे, और वो आगे का कॉन्सेप्ट है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, क्लियर? देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ एक तरीका है, जब आप स्पीड ऑफ लाइट साइन आई, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द फर्स्ट मीडियम विल बी वैक्यूम एंड द साइन आर विल बी ऑफ अ रेस्पेक्टिव मीडियम। अब अगर आप किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, तभी आप उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब आप अगर आप बात करें यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू मीडियम लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू मीडियम, और यहाँ पे म्यू वैक्यूम लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिख लेगा, और वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, वैक्यूम में कितना होगा, और आपको अगर मीडियम का निकालना है, उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आपको उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस फॉर्मूले से हम किसी भी मीडिया का क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं म्यू यहाँ पे वाटर लिखता हूं, सॉरी म्यू ग्लास लिखता हूं, तो इसका जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो होगा 3 × 10⁸ बाय इसका जो मीटर पर सेकेंड, इसका जो ग्लास का, उसके बाद साइन आई, तो यहाँ होगा साइन आर नीचे, तो ग्लास का कितना होगा? ग्लास का होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है 2 × 10⁸। तो इसके मीडिया के लिए मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸, 10⁸, 3/2 is equal to 1.5 म्यू का वैल्यू, म्यू ग्लास है 1.5, ठीक है, म्यू ग्लास का वैल्यू 1.5 है। और एक चीज, ये क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप म्यू वाटर कैलकुलेट करना चाहें, तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय स्पीड ऑफ वाटर होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कट गया, 3/2.25 दैट विल बी इक्वल टू 1.33, ठीक है, 1.33। तो म्यू वाटर का वैल्यू कितना आएगा? 1.33। तो ये जो है वाटर का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतने तक का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अगर आपको इतने में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।